अगर आप एक फ्रेश अकाउंटेंट हो या फिर अकाउंटेंट बनने का कोशिश में लगे हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद कारगर होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो में आप जान पाएंगे कि एक अकाउंटेंट को शुरुआती तौर पर क्या क्या काम करना पड़ता है और उसके लिए सीखने का क्या क्या स्कोप उसके सामने रहता है। दोस्तों, एक फ्रेश अकाउंटेंट के तौर पर अगर आपने काम शुरू कर दिया हो या फिर आपका मन में ऐसा विचार है कि मैं एक अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद कारगर होगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि एक अकाउंटेंट को रेगुलर बेसिस पे क्या क्या काम करना पड़ता है। उसके बाद रेगुलर बेसिस से थोड़ा ऊपर उठकर उनको और क्या क्या काम करना पड़ता है, और एक बड़ा और तजुर्बेकार अकाउंटेंट अगर बनना है तो आखिर में कौन सा ऐसा काम है जो कि उन्हें एक अनुभवी और काफी जाना माना अकाउंटेंट साबित करता है। कई कैंडिडेटों का मन में ऐसा धारणा होता है कि अकाउंटेंट का जॉब पता नहीं कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ने का जैसा है, यहाँ पर काफी इंटेलिजेंट होना पड़ता है, बिना इंटेलिजेंट हुए इस क्षेत्र में लंबे समय तक टिके रहकर काम करना एकदम मुश्किल होता है। किसी किसी का मन में ऐसा धारणा हो सकता है। कोई कोई ऐसा भी सोचता है कि अकाउंटेंट होने के लिए एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहिए, फ्लुएंटली होना चाहिए इंग्लिश में, इस तरह से, या फिर काफी बुद्धिमान होना चाहिए, या फिर किसी किसी को ऐसा भी धारणा रहता है कि अकाउंटेंट बनने के लिए एमकॉम या इस तरह का कोई चीज होना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये सब बेसिक चीज में क्लियर कर देता हूं कि इनमें से कोई भी चीज का जरूरत नहीं है। आप अगर इंग्लिश बोलना नहीं भी जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कॉमर्शियल क्षेत्र का नहीं हो, आप अगर बीकॉम की जगह बीए किया है या फिर बीएससी भी किया है तो भी आपको इस क्षेत्र में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। और आपका मन में ये जो है कि यहाँ पर बेहद इंटेलिजेंट होना पड़ता है, इंटेलिजेंट नहीं हुआ तो इस क्षेत्र में लंबे समय तक टिक कर काम करना मुश्किल होता है। तो मैं आपको कह देता हूं, पहला तो इसका कोई जरूरत नहीं है, इंटेलिजेंट हाई इंटेलिजेंट होने का कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, क्या आप अपने आप को कम क्यों समझते हो? ये आपको किसने कह दिया कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप उनमें से नहीं हो जो अकाउंट का काम कर सकते हो? तो दोस्तों, मैं आपको कह देता हूं कि आप भी उनमें से ही एक हो। आपका अंदर भी वो इंटेलिजेंसी है, बस आप उसे मानते नहीं हो, आप उसे पहचानते नहीं हो। तो इस मन में ये सब डर जो है उसे आज ही निकाल के बाहर फेंकिए, ये सब का कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा एक मैं बात बोल देता हूं आपको, अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट बनना, अकाउंट्स का जॉब जो होता है वो बेहद कठिन कुछ नहीं होता, वो बड़ा आसान होता है, सिर्फ सीखना जरूरी होता है। आप अगर सीख लेते हो तो इट इज वेरी इजी, और सबसे ज्यादा है ये काफी इंटरेस्टिंग भी होता है। यही सबसे, ये काफी मजेदार होता है, काफी इंटरेस्टिंग होता है। एक बार आपको इसका अगर इस काम में आप अगर अपने आप को झोंक देते हो, आप अगर इन्वॉल्व हो जाते हो, बाद में देखना ये आपको काफी मजेदार लगने लगेगा, ये तो आपको बच्चों का खेल जैसा लगेगा। लेकिन सबसे पहला कंडीशन जो है वो तभी लगेगा, इस तरह से खेल जैसा लगेगा तब जब आप इसको सीख लोगे, सीख कर काम करोगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक धारणा ले लीजिए कि अकाउंटेंट बनने के लिए बेसिक रेगुलर बेसिस पे क्या क्या काम करना पड़ता है। तो रेगुलर बेसिस पे कुछ काम करना पड़ता है, जैसे कि पेटी कैश मेंटेन करना, दूसरा बात है कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को डील करना और उसका एंट्री टैली में मारना। उसके बाद होता है कि परचेस और जर्नल पास करना, परचेस का एंट्री मारना, जर्नल पास करना और साथ में सेल्स बुकिंग करना टैली। तो ये काम जो है ये बेसिक काम होता है, ये एज एन अकाउंटेंट आपको ये बेसिक रेगुलर बेसिस पे ये करना पड़ता है। अब मैं इसके ऊपर डिटेल्स नहीं कहूंगा, बस सिर्फ कुछ दो एक चीज का जो इंपॉर्टेंस है उसको मैं बताते जाता हूं। सबसे पहले जो थोड़ा अनुभवी अकाउंटेंट है ना, अगर वो ये वीडियो को देख रहा है तो उनको ये लगेगा कि पेटी कैश क्या चीज है, तो बच्चों का खेल है, उनके लिए ऐसा लग सकता है। किसी किसी को तो ऐसा लगता है पेटी कैश मेंटेन करना बोले तो एक बच्चों का खेल है और इससे उनका अकाउंटेंट का जो वैल्यू है वो घटता है।
उनको ईगो प्रॉब्लम हो जाता है कि अरे पेटी कैश मेंटेन करना बोले तो अकाउंटेंट का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं आपको कह देता हूं, अगर आपको साइट पे कैश का ज्यादा डील करना पड़ जाए, कैश का बहुत सारा कारोबार करना पड़ जाए, कैश से बहुत सारा ट्रांजैक्शन करना पड़ जाए, कैश एक्सपेंसेस आपके साइट में अगर ज्यादा होता है, तो आपको पेटी कैश मेंटेन करना एक अत्यावश्यक चीज समझ लीजिए, अत्यावश्यक। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही एक बड़े साइट में काम करते हो तो आपका जो दिमाग है वो हजार चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, कई चीजों में वो डाइवर्ट हो जाता है। और कई बार कैसा होता है कि आप अगर नए बच्चे हो, आप शुरुआत करने जा रहे हो, तो ये सीख के रखो, ये जान के रखो। और अगर आप शुरुआत कर चुके हो और पेटी कैश नहीं मेंटेन करते हो तो इसके कारण भी जान लीजिए कि क्यों आपको मेंटेन करना जरूरी होता है। सबसे पहले तो होता है आपने कई सारे लोगों को पैसा दे रखे होते हैं। किसी किसी को ऐसा नहीं कि कोई एक पेमेंट, कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ, एक्सपेंस हुआ, उसके अगेंस्ट में उसने एक आपको कैश मेमो दिया, उसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हो, तो इसमें ज्यादा कुछ झंझट नहीं है। अगर इस तरह की बात है तो नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसा आपको नहीं मौका मिलेगा। आपको एक आधा बार ऐसा भी होगा कि कोई एक खर्चा के लिए किसी एक बंदे को कुछ पैसा, कोई एक रिपेयर का काम आ गया है और वो जो मैकेनिक है वो आपके पास आया और बोला साहब ये देखो ये जो खर्चा है ये लगभग एक 5,000 का खर्चा है, आप मुझे ये एडवांस दो। तो आपको 5,000 रुपये उनको एडवांस देना पड़ गया। अब वो बंदा क्या करेगा, वो सामान लाएगा, उसको फिट करेगा, ये सब चीज में 3-4 दिन डिले हो जाएगा। वो तो तुरंत का तुरंत आपको आके देगा नहीं। वो मैकेनिक जो है कुछ पार्ट्स लेके आएगा, स्पेयर पार्ट्स लाएगा, कुछ भी लेके आएगा, स्क्रू, नट, बोल्ट, ग्रीस, ऑयल, बहुत सारा स्पेयर पार्ट्स है, वो सब लेके उसको असेंबल करेगा, उसको ठीक करेगा, रिपेयर करेगा, तब तक काफी 4-5 दिन डिले हो जाता है। तो आपको उतना ध्यान नहीं रहेगा, आप इन द मीन टाइम और भी बहुत सारा काम में इन्वॉल्व हो। तो इसमें क्या हो जाता है, वो जो चीज है ना आपका दिमाग से आउट हो जाता है। अब यहां पर विषय 5,000 दिया है बोल के हो सकता है कि आपका दिमाग में वो रहे, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र में ऐसा नहीं रहता है। जो छोटे मोटे क्षेत्र रहता है उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे कि समझो किसी को 500 रुपया दिया है, 700 रुपया दिया है, तो ये जो छोटे छोटे, अगर आपको डेली 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 का आपका ट्रांजेक्शन होते रहता है कैश का, उस समय 500-700 रुपया का याद ही नहीं रहेगा आपको कि कोई गाड़ी का पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया, किसी गाड़ी में ये फलाना प्रॉब्लम हो गया, किसी में वो बैटरी का प्रॉब्लम हो गया, 500 रुपया दीजिए। तो उस टाइम ये सब 500, 700, 200, 300 ये आपको बिल्कुल याद रहेगा ही नहीं। तो उस टाइम ये जो है ये काम आएगा कौन, ये पेटी कैश रजिस्टर। पेटी कैश रजिस्टर किस तरह से बनाना पड़ता है, आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। पेटी कैश में 2 कॉलम रहता है, एक तरफ रिसीव दिखाना पड़ता है कि कैश रिसीव या कैश बैंक से कैश विड्रॉल किया उसको एक लिखना पड़ता है, दूसरी तरफ जितना भी एक्सपेंसेस है वो आपको लिखना पड़ता है। ये मैं मोटा मोटी एक धारणा दे रहा हूं, इसको अच्छी तरह करना पड़ता है। उसके बाद इस तरफ से हो गया आपको कैश विड्रॉल या कैश रिसीव, दूसरा तरफ आपका ये वाला कॉलम में आएगा जितना भी एक्सपेंस आपने कर दिया है वो एक्सपेंस आपको यहां पर लिखना पड़ता है। और एट द एंड ऑफ द डे, आई रिपीट, एट द एंड ऑफ द डे, ऐसा नहीं कि 7 दिन बाद आप करोगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया उसका। आपको डेली के डेली शाम के टाइम जब आप दुकान बंद कर रहे हो, आपका अकाउंटेंसी बंद कर रहे हो, ऑफिस बंद कर रहे हो, जा रहे हो घर पे, तब इससे पहले इसको करके तभी जाना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंस और इधर रिसीव का जो कॉलम है दोनों को टोटल मारिएगा और जितना भी इधर ये है वो कैश इन हैंड करके वो बैलेंस आप लिखिएगा। अगला दिन वही बैलेंस जो है वही ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा और ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से वो अमाउंट इधर आ जाएगा। अब उसके अगेंस्ट में जो भी एक्सपेंस है वो अगला दिन होगा। और भी किसी के पास से अगर कोई कैश रिसीव किया या फिर बैंक से कैश उठाया तो इस तरह के कॉलम में आपको लिखना पड़ता है। ये है इसका बेसिक सिस्टम। इससे आपको क्या हो जाता है, किसी को भी आप 2,000 दिए, 500 दिए, तो उसका अगर लिख के रख देंगे कि 500 इस आदमी को दिया है फॉर टायर पंचर, टायर रिपेयर, इस तरह से, तो आपको याद रहेगा कि दिए किसको है और किस लिए दिए थे। बस अब उसको वो कहीं भाग नहीं सकता है, वो शायद 7 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जब भी आएगा वो कैश में लेके, आपके पास पूरा चीज तैयार है। आपने पहले बोलोगे देख भाई ये तेरा हिसाब है, लेकिन ये देख 500 रुपया तेरे को एडवांस दिए हैं, अगर वो 700 रुपये का हो तो 200 रुपये आपको
देना है, और अगर वो 300 रुपया गया है तो उससे 200 रुपया वापस लेना भी है। ये मदद करेगा ये आपका पेटी कैश। तो दोस्तों ये होता है बेसिक काम, आपको एज एन अकाउंटेंट आपको करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े काम रहते हैं। उसके अलावा क्या क्या काम रहते हैं वो भी एक मैं रैपिडली बोल देता हूं। इसके अलावा आपको लायबिलिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। लायबिलिटी स्टेटमेंट बोले तो जो आपने परचेज किया है या जर्नल पास किया है, जो भी वेंडर से आपने मटेरियल रिसीव किया है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर का जो बिल आपने बुकिंग किया है, उनका जो लायबिलिटी है वो उसका एक स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ता है और मैनेजमेंट के सामने उसको रखना पड़ता है। किसके लिए? पेमेंट के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ता है। दूसरा क्या है ना, पीएल जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक बनाना पड़ता है, जिसे एमआईएस भी कहा जाता है। इसमें एक तरफ सेल का डेटा रहेगा, एक तरफ आपका जो भी खर्चा है वो हेड वाइज रहेगा, और एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितना प्रॉफिट में है और कितना लॉस में है। ये मंथली बेसिस पे तैयार करना पड़ता है। तो ये जो काम है ये आपको करना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा काम है। इसके बाद इससे थोड़ा और ऊपर उठ के आप अगर काम करना चाहते हैं तो आ गया टैक्सेशन। वो टैक्सेशन में क्या होता है, जैसे आईटी रिटर्न फाइल करना, ये ईयरली करना पड़ता है, इसीलिए इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। आप खुद का कर सकते हो, आप दूसरा स्टाफ का भी कर सकते हो। तो आईटी रिटर्न करना पड़ता है, उसमें आपका इनकम और साथ में आपने क्या क्या टैक्स सेविंग का क्या क्या स्कीम लिए हैं वो सबको दिखाना पड़ता है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में एक बहुत बड़ी चीज जो है टैक्सेशन में वो है जीएसटी। आपको जीएसटी का वर्किंग करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। और अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट है सीखने का तो आप जीएसटी का फाइलिंग भी कर सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके, जीएसटी www.gst.gov.in इसके ऊपर कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका भीतर इंटेंशन क्या है और आप कितना सीखना चाहते हो, कितना आगे आप बढ़ना चाहते हो। तो मैंने मोटा मोटी शुरुआत से लेकर एंड तक आपको एक बेसिक धारणा दे दिया है। तो ये अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपको जरूर मदद करेगा। इसके ऊपर आपको कोई सवाल अगर है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कीजिए, मैं आपका जरूर मदद करूंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। चैनल के साथ जुड़ा रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आने वाला दिन में आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह से आपको एक मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।